डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है वाष्प दाब। वाष्प दाब दो शब्दों से मिलकर बना है, वाष्प प्लस दाब, अर्थात वाष्प के द्वारा डाले जाने वाला दाब वाष्प दाब होता है। वाष्प दाब को समझने के लिए हमें दो घटनाओं को समझना होगा। एक तो है वाष्पन और एक घटना है संघनन। इन दो घटनाओं को समझेंगे तब हम वाष्प दाब को समझ पाएंगे। वाष्पन, सबसे पहले वाष्पन को देखते हैं। वाष्पन एक सामान्य जनजीवन में होने वाली घटना है। कपड़े सुखाते हैं और कपड़ों में उपस्थित जल वाष्प के रूप में वाष्पित हो जाता है। समुद्रों से जल वाष्प के रूप में ऊपर बादलों के रूप में उठता है। ये सब घटनाएं वाष्पन के उदाहरण हैं। वाष्पन में होता क्या है कि यदि किसी पात्र में हम जल लें तो ताप के प्रभाव से इन जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गति तेजी से करते हैं। जब इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो कुछ जल के अणु द्रव की सतह को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। यानी ताप से ऊष्मा पाकर द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, तेजी से गति करने लगते हैं और अणु द्रव की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इस घटना को हम वाष्पन कहते हैं। अब दूसरी जो घटना है वो है संघनन। संघनन जो है वो वाष्पन की विपरीत प्रक्रिया है। संघनन में क्या होता है कि वाष्प के अणु सघन अवस्था में जब आते हैं, जब इकट्ठे होते हैं तो ये आपस में टकराने लगते हैं। ये वाष्प है, यानी वाष्प को गैस भी मान सकते हैं आप। जब वाष्प के अणु सघन अवस्था में आते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं तो टकराते हैं, टकराकर अपनी ऊर्जा की हानि करते हैं, ठंडे होते हैं और द्रव के रूप में टपकने लगते हैं। यानी वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। बादलों का बरसना संघनन का ही उदाहरण है। बादलों में वाष्प के अणु, जलवाष्प के अणु आपस में टकराते हैं, ऊर्जा की हानि होती है, ठंडे होते हैं और जल के रूप में बरसते हैं। ये संघनन का ही उदाहरण है। सघन बादल, सघन वाष्प जहां अणु पास पास हो और वो द्रव अवस्था में बदले, वो संघनन। अब मैंने ये दोनों घटनाएं छोटी सामान्य सी हैं, दोनों के बारे में आपको बताया। द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है, वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। इन दोनों घटनाओं को मिलाकर ही मैं वाष्प दाब की परिभाषा बनाऊंगा। जैसे कैसे बनाऊंगा, बड़े ध्यान से देखेंगे। एक पात्र है और एक पात्र में द्रव भरा हुआ है, ये द्रव भरा हुआ है। अब इस द्रव की वाष्प बनेगी तो मुझे उसे वाष्प को इकट्ठा करना जरूरी है, अदरवाइज तो वो वातावरण में चली जाएगी। तो दाब कहां से डालेगी? द्रव पर। तो इस पात्र को मैं क्या कर देता हूं? बंद कर देता हूं। बंद कर दिया। और कोई ताप, निश्चित ताप है, स्थिर ताप है, क्योंकि वाष्प दाब ताप से प्रभावित होता है। हर ताप पर हर द्रव का वाष्प दाब अलग अलग होता है। तो एक स्थिर ताप है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, इस पर मैं वाष्प दाब की परिभाषा बना रहा हूं। देखो, ताप के प्रभाव से ये जो द्रव है, द्रव के अणुओं का वाष्पन होगा और वाष्प के अणु प्राप्त होने लगेंगे, वाष्प प्राप्त होने लगेगी। द्रव से वाष्प के बनने की ये घटना, जिसको मैंने अभी बताया, वाष्पन कहते हैं। जब वाष्प के अणु बनने लगेंगे तो ये आपस में टकराने लगेंगे, टकराएंगे तो ठंडे होंगे और पुनः किसमें परिवर्तित होने लगेंगे? द्रव में। इस घटना को हम कहेंगे संघनन। जैसा कि आप जानते हैं, प्रारंभ में द्रव ही द्रव है तो वाष्पन की गति तो तीव्र होगी और संघनन की गति धीमी होगी। परंतु जैसे जैसे वाष्प के अणुओं की मात्रा बढ़ने लगेगी, संघनन तेजी से होने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा कि संघनन और वाष्पन दोनों की गतियां ही आपस में बराबर हो जाएंगी। इस स्थिति को हम
साम्य अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? साम्य अवस्था, यानी द्रव और वाष्प के बीच में साम्य अवस्था। द्रव और वाष्प के बीच में साम्य कब होगा? जब वाष्पन और संघनन की गति बराबर हो जाएगी। यानी इस स्थिर ताप पर साम्य अवस्था में जितनी वाष्प बननी थी वो बन चुकी है, इससे ज्यादा वाष्प नहीं बनेगी, क्योंकि अब साम्य स्थापित हो चुका है। जिस गति से द्रव वाष्प में बदल रही है उसी गति से वाष्प के अणु द्रव में बदल रहे हैं। तो जितनी वाष्प बननी थी वो बन चुकी है, और इसी साम्य अवस्था पर वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब डाला जाएगा, सतह पर जो दाब डाला जाएगा, इसी दाब को ही हम क्या कह देंगे? वाष्प दाब कह देंगे। मान लीजिए पहले ताप 20 डिग्री सेल्सियस था तो वाष्प कम बनी, तो वाष्प दाब भी कम हुआ। फिर 40 डिग्री कर दिया, वाष्प और ज्यादा मात्रा में बनेगी, वाष्प दाब और ज्यादा मात्रा में होगा। यानी वाष्प दाब किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाष्प दाब की मात्रा भी बढ़ेगी। तो वाष्प दाब की क्या परिभाषा बनी? वाष्प दाब की ये परिभाषा बनी, स्थिर ताप पर द्रव वाष्प की साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ये वाष्प दाब किसके समानुपाती होता है? ये वाष्प दाब ताप के समानुपाती होता है। द्रव का ताप जितना बढ़ाएंगे वाष्प की मात्रा उतनी ज्यादा बढ़ेगी, दाब उतना ही ज्यादा डलेगा द्रव की सतह पर। उन्हें एक बार परिभाषित कर देता हूं कि द्रव वाष्प की साम्य अवस्था में सॉरी स्थिर ताप पर द्रव वाष्प की साम्य अवस्था में वाष्प अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। करेक्ट। आगे देखते हैं वाष्प दाब में अवनमन। एक घटना है वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन अंग्रेजी में कहते हैं लॉवरिंग, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब वाष्प दाब में कमी होना, कम हो जाना। अवनमन का मतलब है कम हो जाना। इसको समझे प्यारे बच्चों, वाष्प दाब में अवनमन क्या है? वाष्प दाब में ध्यान से देखें, समझें। मान लीजिए मैंने ये कोई शुद्ध विलायक लिया है, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक बोल रहा हूं, विलायक, विलयन नहीं बोल रहा हूं। विलायक, विलायक का मतलब इसमें विलय नहीं है, केवल विलायक है। मान लीजिए जैसे आपने ये जल लिया है, शुद्ध जल, ये शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है, यानी इसमें विलय के अणु नहीं है, विलायक ही विलायक है। जैसे सपोज कीजिए आपने इसमें जल ले लिया है, उसमें कोई विलय नहीं बोला है, ये शुद्ध विलायक लिया है। राइट। इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब में मान लेता हूं P0B है। इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मैंने क्या मान लिया? P0B है। वाष्प दाब अभी समझाया था। इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मैंने क्या मान लिया? P0B। ये जो मैंने ऊपर जीरो लगाया इसको नोट बोलते हैं, P0B। अब मैंने क्या किया, इस शुद्ध विलायक में ही कोई विलय घोल दिया, और विलय जब घोल देते हैं विलायक में तो वो विलयन बन जाता है। क्या बन जाता है? विलयन। ध्यान से समझना इसको। मैंने इस शुद्ध विलायक में ही कोई विलय घोला, और विलय भी कैसा घोला? अवाष्पशील विलय घोला। अवाष्पशील, अवाष्पशील का मतलब ऐसा विलय घोला जिसकी वाष्प नहीं बनती है, और उस अवाष्पशील विलय को इस विलायक में घोलकर मैंने विलयन तैयार किया है, विलयन। तो हम क्या देखते हैं कि इस विलयन का वाष्प दाब इस शुद्ध विलायक से कम हो जाता है। विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम हो जाता है। इसे ही कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में कमी। यदि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय घोलकर विलयन बनाते हैं तो विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक से कम हो जाता है। इसे कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। कम क्यों हो जाता है? अवनमन का कारण क्या है? कारण यह है कि जब अवाष्पशील विलय घोलते हैं तो अवाष्पशील विलय के कुछ अणु इस
विलयन की सतह के कुछ क्षेत्रफल को घेर लेते हैं। अवाष्पशील विलय के अणु इस विलयन की सतह के कुछ क्षेत्रफल को घेर लेते हैं, तो जो निकलने वाली वाष्प है उसकी मात्रा कम हो जाती है। जब वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी क्या होगा, कम होगा। अवाष्पशील विलय के अणु इस विलयन की सतह के कुछ क्षेत्रफल को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। अवाष्पशील विलय के अणु, जिससे बनने वाली, पहले तो विलायक में तो कोई ऐसा क्षेत्रफल नहीं घेरा हुआ था, तो वाष्प ज्यादा बन रही थी, तो वाष्प दाब ज्यादा था। अगर अवाष्पशील विलय इसमें घोल दूंगा तो अवाष्पशील विलय के अणु विलयन की सतह के कुछ क्षेत्रफल को घेर लेंगे, जिससे बनने वाली वाष्प कम होगी, तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। इसे हम कहते हैं वाष्प दाब में कमी होना। यदि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय घोलकर विलयन बनाए तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम हो जाता है। इसे ही हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन का कारण मैंने आपको समझा दिया है, आपके नोट्सों में बिल्कुल लिखा हुआ है, ऐसे की ऐसी लिखा हुआ है। वाष्प दाब में अवनमन क्या है इसको आप समझ गए हैं। अगर मैं विलयन का वाष्प दाब P मानूं और मैंने विलायक का वाष्प दाब P0B माना है, तो वाष्प दाब में कितनी कमी हुई, वाष्प दाब में कितनी कमी हुई, या वाष्प दाब में अवनमन कितना हुआ, वाष्प दाब में अवनमन कितना हुआ, वाष्प दाब में अवनमन हुआ विलायक का वाष्प दाब P0B माइनस विलयन का वाष्प दाब। ज्यादा तो विलायक का है ना, तो ज्यादा में से कम वाष्प दाब को घटाया, इतनी कमी हुई किसमें, वाष्प दाब में। इसे ही हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज इसको आप ध्यान से देखें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।